ओके, तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। आज की क्लास में हमारे पास एमटीजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको हम करेंगे। तो देखो, क्लास की शुरुआत होती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में से। जो निशान थोड़ा सा डिस्टिंग्विश अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस है, ये साइन और ये साइन के बीच में, तो हमें ये वाले साइन जो है ये करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन एलिमेंट्री स्टेप इन ए रिएक्शन। तो एलिमेंट्री स्टेप वो स्टेप होते हैं जो एक वन स्टेप रिएक्शन होती है। कल इसके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था कि एलिमेंट्री स्टेप अगर आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है तो आप उसका रेट लॉ अपने आप बना सकते हो। जितने भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको आप लिख सकते हो। ठीक है ना, कल की क्लास में अच्छी तरह से हमने इस पर डिस्कशन किया था। तो एलिमेंट्री स्टेप की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में या कॉम्प्लेक्स स्टेप्स में आप देखोगे तो एक दो तीन 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 स्टेप भी हैं, उनमें से हर स्टेप को आप क्या कह सकते हो, एलिमेंट्री स्टेप। डेफिनेशन भी इसी से बनती है, ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। ठीक है, तो ये आसान था। अगला क्वेश्चन है, इन ए गिवन रिएक्शन, हमारे पास ये एक रिएक्शन है और इसमें कहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी जो है वो आपके सामने है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी है। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो a प्लस थ्री बी विल गिव यू टू सी। यहाँ अगर मैं इसको लिखूं, a प्लस थ्री बी विल गिव यू टू सी, विल गिव यू टू सी, तो उन्होंने कहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो यहाँ मैं अगर लिखूं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी को ये लिख सकते हैं हम प्लस का डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये वैल्यू उन्होंने आपको गिवन दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 2.5 10 की पावर -4। तो ये वैल्यू है आपकी 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ये दे रखी है। ठीक है, और वो आपसे पूछ रहा है बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम इन टर्म ऑफ सी दिखाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फॉर्मेशन के केस में तो हम टू को नहीं लिखेंगे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन के केस में हम इसको लिखेंगे प्लस का 1/2 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो भी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी की वैल्यू है उसको पुट कर दो, आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर होगा 10 की पावर -4, खत्म। ठीक है, इसी तरीके से अगर वो पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बताओ। अब डिसअपियरेंस बी को क्या लिखोगे आप, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी अगर आप लिखना चाहते हो तो इस 3 को इग्नोर करना होगा और आपको लिखना होगा माइनस का डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको तो रेट ऑफ रिएक्शन पता है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आप किसको कर सकते हो, ये 3 है। अब रेट ऑफ रिएक्शन तो देखो यही बार बार डिफरेंस बता रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। अब रेट ऑफ रिएक्शन तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रहा, 2 से माइनस करोगे तो 1.25, 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4, क्योंकि ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर इसको लिखा है। इस पूरे को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन सिर्फ इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। जिन बच्चों ने इस पे ध्यान दे लिया है तो ये लगा लो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आंसर आ गया। तो ये आपका 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। उम्मीद है आपको आसान लगा होगा। अच्छा, डिफाइन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और ऊपर देखो डिफाइन रेट कांस्टेंट, इन दोनों में क्या फर्क है, आंसर इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों को ही का एक नाम, दोनों को ही इस नाम से जानते हैं, रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और या फिर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी के है आपका और ये भी के है, दोनों। तो डिफाइन करना है आपको, तो रेट कांस्टेंट असल में इक्वल हो जाता है किसके, ए रेट के, अगर आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो इससे आप इसकी डेफिनेशन को बता सकते हो। अगले पेज पे चलें, यहाँ पर तो यही थे, यहाँ पर देखते हैं कितने क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा स्लाइड करके देखता हूँ, अगर ये थोड़ा सा स्लाइड हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, हो तो गया। अब इसमें हम दोनों साइड में लिख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, और थोड़ा स्लाइड कर देते हैं। ज्यादा ही स्लाइड हो गया।
ओके, तो ये है अब वेल चलो, इतना इतना हमारे पास दोनों तरफ पेज हो गया, आराम से इसको यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से। चलो, तो अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये है 29। इसमें भी मैं देख लेता हूँ, निशान लगे हुए हैं सभी में ताकि दिक्कत ना हो। ये है हमारा, सबसे पहले 27 भी है, तो 27 को देखते हैं क्या है। कुछ हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खास है, इसीलिए मैंने इनको लगाया। अगली बार जो साइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा मैं। तो 27 जो है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड। ये देखो 20, ये 3 मार्क का है और ये 3 मार्क का बिल्कुल लेटेस्ट आया है कहाँ, फिर से 2020 में। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर उन्होंने कहा रेट के पे फर्क क्या होगा अगर सरफेस एरिया और रिडक्टेंट रिड्यूस हो जाए। देखो सरफेस एरिया कम होगा तो रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट है वो कम हो जाएगा। और आगे चले तो हम यहाँ पे बताइए, कैटलिस्ट अगर ऐड कर दिया जाए रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये वाली रिएक्शन, इसको इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन भी बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने क्या डाल दिया, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, क्या आपके प्रोडक्ट ज्यादा कर रहा है या फिर आपके रिएक्शन ज्यादा कर रहा है, बताइए क्या कर रहा है। तो इसमें आप बी में क्या आंसर लिखकर आते हैं एग्जाम में, अगर ये आपके एग्जाम में आता तो बताइए चैट सेक्शन में जाके आप इसका क्या आंसर लिखते। या तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते या इसका कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिखते। तो बताइए इसका आप क्या आंसर लिखते इन केस ऑफ बी, रेट पर क्या फर्क पड़ेगा बाय एडिंग कैटलिस्ट। और अगर आपको नहीं पता या आधा अधूरा पता है, बहुत बढ़िया, खुशी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। जतिन, उम्मीद नहीं थी कि आपका आंसर गलत होगा, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही मिलेगा, जो आपका ऑलरेडी सीबीएसई में आ चुका है और कोई आंसर नहीं आया है अभी तक। तो रिया खत्री, इसमें आप ये दोनों चीजें लिखोगे तो बिल्कुल ठीक मानेंगे वो। आंसर है कैटलिस्ट ओनली हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली, यानी कैटलिस्ट आपका फॉरवर्ड भी कर रहा है बैकवर्ड भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। तो आंसर है नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट। और इसका जो प्रॉपर आप एग्जाम में आंसर लिख के आओगे वो ये होगा। आंसर है इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन यानी इक्विलिब्रियम, a catalyst only help to attain the equilibrium quickly without disturbing the state of equilibrium। ठीक है ना, यानी नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, तो कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज होगा, नो डाउट एट ऑल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 29, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर भी कुछ खास चीज है जो आप सीखोगे। 2012 ऑल इंडिया में आया था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, लेफ्ट राइट दोनों, कहीं भी हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं भाई, इसमें कहा है एक रिएक्शन है ये आपके सामने, कॉन्ट्रीब्यूट एयर पॉल्यूशन। ये नाइट्रिक NO जो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एयर पॉल्यूशन करता है। तो ये फ्यूल जब हम जलाते हैं ना, डीजल पेट्रोल, तो उसमें ये निकलता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दे दिया उन्होंने, अजीब बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये रिएक्शन भी कैसी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम की थी। ठीक है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उन्होंने के दे रखा है, के। ठीक है, के की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी, 1 × 10⁵ ये दे रखी है। सपोज इन केस N2 इतना मोल पर लीटर और O2 इतना मोल पर लीटर बिफोर एनी रिएक्शन अकर, यानी इनिशियली आप जो लेके गए हैं वो इसमें क्या लेके गए हैं 0.80, और यहाँ पर है 0.20, ये इनिशियली आप लेकर गए हो। तो वो पूछ रहा है बताइए कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आफ्टर द मिक्सचर हैज बीन हीटेड, यानी वो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को पूछ रहा है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट अगर वो दोनों को पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो फाइनल कंडीशन में हम इसको क्या लिखेंगे, 2 है तो यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर 0.80 है तो यहाँ माइनस का x हो गया, यहाँ 0.20 है तो यहाँ माइनस का x हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं। एक मिनट, मुझे थोड़ी सी में सेटिंग जो है वो ठीक करनी होगी, एक बार मैं अभी कर देता हूँ इसको। ओके ओके, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो यहाँ से अब हम ध्यान देते हैं
एक मिनट भाई। आपको मेरी आवाज आ रही है इसमें? चैट सेक्शन में जाके बताइए, थोड़ी डिस्टरबेंस थी वो ठीक हो गया है। अब आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? ओके। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इस पोर्शन को। देखो 2012 में आया हुआ था क्वेश्चन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ। अब आपको N2 O2 NO तीनों की कंसंट्रेशन निकालनी है। के की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है। के आपको पता है क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है? रिएक्टेंट है O2। ठीक है, सभी वैल्यू को लिखोगे। के की वैल्यू तो पता ही है आपको, 1 × 10⁻⁻⁵, और यहाँ NO की जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपका 2x⁻², और यहाँ N2 की वैल्यू है 0.80 x, और यहाँ पर है 0.20 x। अब यहाँ से आपका राइट है कि आप x को बता सकते हो। देखो ये वैल्यू इतनी कम आई है, इतनी कम आई है, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू जरूर बहुत कम रही होगी, क्योंकि वो न्यूमरेटर है। So you can say x is very very small, small, and can be neglect in comparison to 0.80 and 0.20। तो आपकी कैलकुलेशन क्या आएगी यहाँ से? 1 को डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 10⁻⁻⁵, और ये आपके 4x² डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपका इग्नोर हो गया तो 0.80 इंटू में 0.20। ठीक है, आपको पता है अब यहाँ से x बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। जो भी x आएगा आप उसको यहाँ पुट कर दो, माइनस करने के बाद इसकी कंसंट्रेशन आएगी, और यहाँ पुट करोगे तो इसकी कंसंट्रेशन आएगी। ओके 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 ओके। तो जो लिंक है भाई वो अभी बाय मिस्टेक सिर्फ लड़कियों के पास गया है, और लड़कों के पास लिंक गया ही नहीं है। क्या बात है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चलो ठीक है, उम्मीद है अब तो ये लिंक चला ही गया होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर हमारी आ चुकी है, तो x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आपकी वही कंसंट्रेशन आपकी सभी की सभी आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के x कैलकुलेट करना था। मैं हर बार बच्चों को बताता हूँ, 2012 को एक अलग ही पेपर डिजाइन हुआ था केमिस्ट्री का, जो सबसे अलग था। इतना टफ पेपर आज तक कभी नहीं आया, और उसके बाद भी आज तक नहीं आया है। बहुत इजी इजी पेपर है। 2012 को पता नहीं कैसा पेपर डिजाइन कर दिया था। एक मूवी भी आई थी 2012, उसमें दुनिया का अंत दिखाया गया था, तो उसने अंत ही कर दिया केमिस्ट्री के पेपर का भी। ये क्वेश्चन भी होता है आपका खत्म। तो हम अपनी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 डिस्टिंग्विश कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे ही है। 31 में कहा है कि बताइए स्लोप क्या होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये नेचुरल लॉग ऑफ आर और टाइम के बीच में ग्राफ, जो ग्राफ है वो बनाना है आपको। तो देखो हमें तो यार इतना ही पता होगा ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303/k लॉग इनिशियल अपॉन में लॉग फाइनल। यही पता होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, चलो नेचुरल लॉग अगर आप लगाते हो तो क्या गायब हो जाएगा आपका? 2.303 नेचुरल लॉग ऑफ R0/R, ये हो जाएगा नो डाउट। इसको ऊपर ले जाओ एक बार, क्या आ जाएगा आपका? KT इज इक्वल टू, यहाँ क्या रहेगा? नेचुरल लॉग ऑफ R0 माइनस में नेचुरल लॉग ऑफ R, ये आ जाएगा। ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है? नेचुरल लॉग ऑफ R वर्सेस टाइम, इनके बीच में ग्राफ चाहिए वर्सेस टाइम। तो हम इनको y इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। mx प्लस c यू नो अबाउट इट। तो यहाँ पर y एक्सिस पर यहाँ बताया गया है, जब हम ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, तो ये y एक्सिस पे आएगा आपका नेचुरल लॉग। तो इसको y एक्सिस पे ले लो, ये प्लस का हो गया नेचुरल लॉग ऑफ r इज इक्वल टू, इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस का KT प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ R0। तो उम्मीद है अब आप बता सकते हो कि यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का, ये भी वन वर्ड आंसर है 2020 का,
तो बताइए आंसर क्या लिख के आओगे? Write the slope value obtained in the plot of natural log of r versus time. जल्दी से, आज का हमारा टारगेट थोड़ा सा लेंदी है तो उम्मीद है हम उसे जल्दी खत्म करेंगे। विपिन बहुत बढ़िया, जतिन, मयूर, खुशी, मनीषा ये गलत है, बहुत बढ़िया। आंसर है आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर स्लोप जो है वो m होता है, यानी स्लोप की वैल्यू है माइनस के, तो करेक्ट आंसर था इसका माइनस के। अगला 32 का जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? ये भी 2020 का है। मैंने 2020 के थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपकी ज्यादा प्रैक्टिस हो। बताइए 32 का आंसर आप क्या लिखकर आते? ABCD। तब्बू चौहान बहुत बढ़िया, विपिन बहुत बढ़िया, पुनीत बहुत बढ़िया, रिया बहुत बढ़िया, सही है, नाइस। करेक्ट आंसर है मनीषा, बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर है डी, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये आपका आंसर था और उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा, आसान था। आप में से तब्बू चौहान चैट सेक्शन में बताइए आप, तब्बू चौहान, कोरियन लैंग्वेज कितने सालों से सीख रहे हो और इसके लिए आपने कितना एफर्ट इसमें डाला? मतलब इट्स सो सरप्राइजिंग कि आपको कोरियन लैंग्वेज आती है और इतना अच्छी तरह से आती है, और कैसे आपने सीखी ये? क्योंकि मैंने कोरियंस बहुत मूवीज देखी हैं लेकिन डबिंग में देखी हैं, इतनी ज्यादा देखी नहीं है। क्या कोई क्लास वगैरह ली थी आपने इसकी? आप 2 सालों से सीख रहे हो इसको। बाकी मैं बच्चों का टाइम थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। ओके, आप इसके लिए मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे ये कोरियन लैंग्वेज ही सीखनी है? ठीक है, चलो ठीक है। मेरे पास ना कुछ कोरियन ड्रामाज, वेब सीरीज और मूवीज, अगर आपको आपने जो देखी हुई है वो मेरे पास सेंड करना। बाकी आपकी जो अच्छा है भाई, एक शौक बहुत बढ़िया है। मैंने तो इंडिया में या अपने नरेला में पहली बार देखा कि बच्चे इतने ज्यादा मतलब दूसरी लैंग्वेज पे भी इतना फोकस करते हैं। अभी एक लड़का था वो जापान में गया था जैपनीज सीख के, लेकिन उसने 3 महीने का कोर्स किया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले फोकस पे। अगला हमारा जो फोकस है नेक्स्ट जो है 33 पे आ गए अब हम। अब हमारे जो टारगेट पे है होने के बाद, ओके, 34 के बारे में आप क्या लिख के आते हैं एग्जाम में? ओके, यहाँ है 34। डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। मतलब हाफ लाइफ के बारे में हमें सब पता है, सब पता है। डिफाइन का क्या करें भाई? डिफाइन में आप क्या लिख के आते हैं? तो ऐसी ऐसी चीजें देखो, ऐसे हमारे नोट्स में हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन नहीं है, बट इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है। आपको सब बता दोगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। तो डेफिनेशन में हम क्या लिख के आते हैं इसके लिए? तो डेफिनेशन जो है इसकी हाफ लाइफ पीरियड की, वो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो हाफ लाइफ को। एक ऐसा टाइम जिसमें द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट, बस इतना ही, द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीट। एक रिएक्शन 100% कंप्लीट होने की बजाय 50% कंप्लीट होने में जितना भी समय लगता है उसको आप हाफ लाइफ बोल सकते हो। ठीक है ना? या फिर आप लिख सकते हो द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, जो आपके सभी के दिमाग में चल रही होगी। अगला क्वेश्चन है 36। इसमें भी कुछ ना कुछ खास बात है, तो इसीलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा है कि 36 में कहा गया है कि हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज एक्स है और 3/4 लाइफ इज सेम इज वाई। यानी हाफ लाइफ अगर फर्स्ट ऑर्डर की देखें तो ये कितनी है आपकी एक्स है। तो इसे हम बोल सकते हैं, इस पेज को भी थोड़ा सा मैं यहाँ से उठा के साइड में रखता हूँ ताकि हमें आसानी हो। इतनी जगह भी मिल जाए तो बहुत है। ओके, इतनी जगह तो मिल गई, बहुत है।
ये कबाड़ा हटा देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास लेफ्ट राइट दोनों तरफ जगह है, जहां यूज करें हम इसको यूज कर सकते हैं, अपनी जगह को यूटिलाइज। अब देखना, अब ध्यान से जो जो ट्रिक में खेल रहा हूँ इसमें देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो एक्स है, तो हम इसको बोल सकते हैं टी हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको पता है क्या है, 0.693 बाई के, और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर है, सभी को पता है। क्या आप बता सकते हो, जब हम लिखते हैं 30%, तो इसका मतलब होता है कि 30% डिकम्पोज हो चुकी है, तो बची कितनी है, तो हम लिखते हैं बची हुई वैल्यू को, जैसे यहाँ पर 100 है तो हम अपॉन में क्या लिखेंगे, 30 डिकम्पोज हो चुका, तो बचा कितना है, 70 बचा है। सिमिलरली अगर यहाँ कोई कहे कि 1/4, तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, 1/4 डिकम्पोज हो चुका है, तो बचा कितना है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, लॉग। देखो, अगर 1/4 रेशियो की टर्म में, फ्रैक्शन की टर्म में, तो ऊपर आपको 1 लिखना है, ठीक है, और परसेंटेज है तो 100 लिखना है, सिंपल। तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अब नीचे क्या, इसका इसका सेंस क्या बन रहा है, इसका मतलब होता है 1/4 डिकम्पोज हो चुका है, तो बचा कितना है, 1 माइनस में 1/4, तो कितना आ गया, 3/4। तो यहाँ क्या आएगा आपका, 3/4 आएगा। सिमिलरली कभी आपने सोचा है, जब हम टी हाफ लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, टी हाफ का मतलब ये हाफ खत्म हो चुकी है, बची कितनी है, तो हम क्या लिखेंगे, 2.303 बाई के लॉग, इनिशियल है 1, और 1 माइनस में हाफ कितना आएगा, हाफ ही आएगा। 2 को ऊपर ले जाओ, तो 2.303 बाई के, यहाँ आ गया log 2.0, 20 की जीरो क्या होती है, 30 10 होती है, तो 2.303 बाई के इंटू में 0.3010, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वही चीज आपके सामने आ जाएगी जो आपका ये फॉर्मूला होता है ना फॉर्मूला, यही, तो वही आ गया। बस इसको इन्होंने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। तो y किसको माना है, y माना है 3/4 को। चलो तो 3/4 को देखते हैं, t 3/4 इज इक्वल टू 2.303 बाई के, लॉगरिथम इनिशियल है 1, और फाइनल जो है वो क्या आएगा, 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 माइनस में 3/4, तो आंसर आएगा 1/4। इसको ऊपर ले जाओ, तो देखो क्या आएगा, 2.303 बाई के लॉग लॉग 4, ये आ गया। अगर आप log 4 की वैल्यू देखोगे, जो कि जाहिर सी बात है सभी यही देखेंगे, देखो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, ऊपर तो मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा था, तो यहाँ पर 40 की जीरो 60 21 होती है, वो रखोगे तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इसलिए बुक में कुछ ट्रिक बताई है। इस केस में आप चाहो तो ये लिख सकते थे log 2 की पावर 2, पता है ना log 2 की पावर 2 क्या होती है, 4, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2.303 बाई के, और ये हो जाएगा आपका इंटू में क्या, 2 log 2। अब log 2 यानी 20 की जीरो, 30 10 वही होगी, तो यहाँ आ गया आपका 2.303 बाई के मिनटू में 2, और यहाँ आ गया आपका 30 10। 30 10 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई क्या, मल्टीप्लाई करूंगा 0.693 बाई के, दिस इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ऊपर वाली क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, नीचे वाली क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को अगर आप देखोगे और डिवाइड करोगे तो आपको ये दिखाई देगा 0.693 बाई के, यहाँ भी है, ये रहा, क्लियर, और 0.693 यहाँ भी है, तो डिवाइड बाई 0.693 बाई के, और साथ में 2 भी है, इज इक्वल टू, यहाँ था x, यहाँ था y, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू 2x। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बताइए क्या रिलेशन होगा आपका x और y के बीच में 2013 में, ठीक है। तो कुछ नई चीज है तो सीखो, कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है तो उसका इसी तरह से आंसर निकालना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 37 में कहा गया है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कोई बच्चा है जो मुझे बता सकता है कि कैसे आप इसका प्रेडिक्ट कर सकते हो ऑर्डर, कैसे आप इसका ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हो। दो 2020 फिर से कोई भी हिंट दिमाग में चल रही हो कि ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक तो ये भी है, ठीक है, जतिन के अकॉर्डिंग
कि कंसंट्रेशन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो हम बॉर्डर बता सकते हैं। आपको याद है हम क्या करते थे, कंसंट्रेशन और टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक तो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जतिन के अकॉर्डिंग यहाँ ऑर्डर 2 है, और आप ऐसे भी इसका ऑर्डर बता सकते हो। हालांकि ऑर्डर 2 तो नहीं है, 2 तो इसमें भी हो सकता है, वो फर्स्ट ऑर्डर में भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, उसके जरिए आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते थे। ये देखो तरीका कुछ ये है। क्या आपने गौर किया, वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर की तो डेरिवेशन भी नहीं है आपके इसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत है आपके कोर्स में, तो जीरो ऑर्डर है और फर्स्ट ऑर्डर है, सिर्फ यही है, ठीक है। और टाइम के साथ साथ अगर इसकी डेरिवेशन अगर आप देखते हो तो आपको लगेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो तो फर्स्ट ऑर्डर में भी होता है। तो करेक्ट आंसर इसका है द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। पहला आंसर है रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। अब जीरो ऑर्डर के लिए एक बार कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करो इसके साथ, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट T इज इक्वल टू क्या, 2.303 बाई के लॉगरिथम R नॉट बाई R, ठीक है। एक तो यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, T के। अब यहाँ पर ना इतना कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, मैं एक तरीका और भी बता देता हूँ। टाइम कितना है, 10, ठीक है। 10 को यहाँ रखो, और कंसंट्रेशन क्या है 10 पे, एक तो थी 0.8 और ये 0। अब जब टाइम 20 पे था तो यहाँ देखो क्या वैल्यू है, 4, 0.4 और 0, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ना दो टाइम का यूज करके के निकाल लो। यहाँ से दो टाइम का यूज करके हम के निकाल सकते हैं, 2.303 बाई टी लॉगरिथम R नॉट बाई R, ठीक है। और दोनों केस में आपका जो के है वो क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और बाकी जो कंसंट्रेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, तो इसमें आपके दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे टी हाफ आपने देखा होगा 1 में R नॉट की पावर क्या दिखाया था, 1 - n, इस तरीके से। तो वैसे भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं इसको बताने के। बी है थियोरेटिकली, कैन कभी ऐसा होगा कि ये कंसंट्रेशन कम होती ऐसे कम होती जीरो हो सकती है। आंसर है इनफाइनाइट पे ये जीरो के नियर बाई हो सकती है, लेकिन फाइनाइट पे कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इनफाइनाइट पे ही पूछा है इन्होंने, तो वहां हम लिखेंगे इनफाइनाइट पे ये नियर बाई जीरो हो सकती है, ठीक है ना, लगभग जीरो हो सकती है, बट ये फाइनाइट पे जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन और पार्ट था तो बच्चों ने दूसरा पार्ट भी कर दिया था। अच्छा, 38 में जल्दी से बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, और कंसंट्रेशन यानी इसके और इस टी के बीच में ग्राफ है, ऑर्डर क्या होगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है ये जीरो ऑर्डर। पहले का आंसर है जीरो ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है। और स्लोप क्या होगा, स्लोप भी निकाल सकते हो आप, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जीरो ऑर्डर है तो यहाँ से हम स्लोप की वैल्यू भी उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसा कि आपने शुरू में देखा था फॉर्मूला। टी इज इक्वल टू जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, R नॉट माइनस R डिवाइड बाई के। तो यहाँ से आप इसको ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा के टी, ये आपका आ गया के टी इज इक्वल टू R नॉट माइनस R। अब यहाँ पर किसके बीच में है, ये R के बीच में है, तो R को यहाँ लाएंगे, तो R इज इक्वल टू माइनस का के टी प्लस का R नॉट। इसको कंपेयर करेंगे तो साफ पता लग रहा है स्लोप जो है वो माइनस के है, तो इसका स्लोप जो आएगा वो माइनस के आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर के लिए लगाया फॉर्मूला, ये भी हो गया आपका। और आगे चलते हैं, कुछ नई चीज थी सीखने लायक। 41 पे चलते हैं, 41 देखते हैं क्या है। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर है ये, दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेट 3/4, अब तो आप 3/4 निकाल ही लोगे, ठीक है। तो कैलकुलेट इट 3/4 लाइफ। देखो 3/4 लाइफ का मतलब है टी 3/4, और टी 3/4 एक बार लिख दिया ना आपने, तो आप समझ जाओ यहाँ पर क्या होगा 1, और यहाँ क्या होगा 1 - में 3/4 यानी 1/4,
तो इसका मतलब क्या होता है ये भी आपने आज की क्लास में समझ लिया अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन ये भी है, ये दिल्ली 2017 में आया था। ये डाटा को आप ध्यान से देखो, टाइम सेकंड में दे रखा है 0, 300, 600। शो करके दिखाओ, शो दैट इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, ये शो करके दिखाओ। तो फिर से मैंने क्या समझाया था अभी, एट एट 300 सेकंड पे आप इसका जल्दी से के निकाल दो। के की वैल्यू उन्होंने कहा है कि शो करके दिखाओ, ये फर्स्ट ऑर्डर है, यानी फर्स्ट ऑर्डर तो है लेकिन प्रूव करके दिखाओ। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर का लगा दिया यहाँ पे फॉर्मूला। लॉग इनिशियल वैल्यू क्या है, 1.0 पे इनिशियल होता है वही 1.6 10 की पावर -2। फाइनल क्या है 0.8 10 की पावर 0.8 10 की पावर -2, ये फाइनल है। यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, के आ गया। वैसे ही के आप निकालो एट 600 सेकंड पे। तो यहाँ भी जो के आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा वही। ठीक है, अब टाइम कितना हो गया 600, और इनिशियल क्या है, अभी भी इनिशियल यही है। इनिशियल तो चेंज हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 0 का इनिशियल होता है। फाइनल क्या है, फाइनल है 0.4 इंटू 10⁻²। यहाँ भी जो के आएगा वो आपका सेम आ जाएगा। तो ये बात प्रूव होगी कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैलकुलेट हाफ लाइफ तो आसान है यार। हाफ लाइफ होती है 0.693 अपॉन में के। तो यहाँ से आपने के ऑलरेडी निकाल रखा है। खत्म, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास फिर से अगला जो केस है, ज्यादा नहीं, हमारे पास 60 क्वेश्चन तक के केस हैं। तो आप ज्यादा जल्दी से डेस्परेट मत हो जाना यहाँ पे कि बहुत ज्यादा केस हैं वगैरह वगैरह। ओके, तो फिर से हमने अपनी जगह बना ली है और यहाँ से इसको हटाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। अगर आपने ध्यान से देखा हो कि ये टोटल प्रेशर दे रखा है 0 पे, ये है, ये प्रेशर वाले क्वेश्चन में से ऑल इंडिया तो 2016 में आया था। और कल की क्लास में मैंने स्पेशल प्रेशर वाले क्वेश्चन में बताया था रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी जो डेरिवेशन टाइप का था, भूलना मत उसको भाई, ये बहुत खास है। अब देखो तुम्हारे सामने कुछ दो सबूत, ये देखो और भी देखो, ये भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये 2 बार एग्जाम में बोर्ड में आ चुका है, एक बार और भी आया था प्री बोर्ड में, तो कोई गिनती नहीं है इसकी कितनी बार आया है। तो अपने टारगेट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास टारगेट है 52। यहाँ इनको देखकर, ग्राफ को देखकर, नेचुरल लॉग ऑफ दिस देखकर बताइए कि ये ऑर्डर क्या होगा। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बताइए भाई चैट सेक्शन, ऑर्डर क्या होगा अब की बार, नेचुरल लॉग। अब देखो कई बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं 11th 12th में। तो यार 12th में तो आप सोचो 2 ही आते हैं, एक जीरो ऑर्डर एक फर्स्ट ऑर्डर। कभी आपने देखा जीरो ऑर्डर में ये नेचुरल लॉग आया था? जीरो ऑर्डर में आता ही नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर में आता है नेचुरल लॉग। ठीक है ना, आप डेरिवेशन देखो उसकी, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में ही आपका आएगा नेचुरल लॉग डेरिवेशन में। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप ऑफ द कर्व अब ये भी निकाल के हटते थे हम। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताइए। अब फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट क्या हो जाएगी, पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है ना, अगर मिनट में टाइम है तो पर मिनट हो जाएगी। खत्म, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी इंटरेस्टिंग है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल बता दी गई है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/10th वैल्यू, यानी हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन। अब मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 2.303 के की वैल्यू तो 60 है, लॉग इनिशियल तो मैं चलो 1 मानूंगा, आपको पता है 1/10 को देख के। फाइनल में क्या मानूं, 1 - 1/10 या फिर सीधा 1/10? बताइए अपना अपना आंसर, टॉप या बॉटम। आप क्या लिखोगे फाइनल में, ये आपको पढ़ने के लिए दे दिया गया है। बताइए टॉप या बॉटम। वेरी गुड जतिन, मयूर बहुत बढ़िया, मनीषा ठीक है, रिया ठीक है, विपिन ठीक है, तब्बू इस बार बॉटम में जो ये है 1/10, हाँ ठीक है, तब्बू ठीक है, पुनीत भी बॉटम बता रहा है, ये भी ठीक है 1/10।
मयूर गलत है भाई, टॉप नहीं होगा। आपको समझना है इस चीज को, इसकी लैंग्वेज को पढ़ना एक बार। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/10 वैल्यू, यानी यहाँ पर रिड्यूस तो ये बोल दिया, और उसके बाद रिड्यूस टू यहाँ आके बोला है उन्होंने। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/10, यानी रिड्यूस होकर ये 1/10 बन गया। आपको यहाँ पर 1/10 लिखना था, और इस क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं है। देख लो, ये 2015 में आया था, सिर्फ लैंग्वेज। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर ये भी है, ये भी है, ये भी हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन आता है 59 पे। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, और आपके सामने ये पूरा डाटा दे दिया उन्होंने। और वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कैलकुलेट करके दिखाओ रेट कांस्टेंट इंक्लूड विद योर यूनिट, और कैलकुलेट करके दिखाओ कि कंसंट्रेशन N2O5 की क्या होगी अगर टाइम 100 मिनट तक चला जाए, और इनिशियल रेट भी। तो रेट कांस्टेंट जो है, सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। एक मिनट। ओके, तो रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। अब रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये आपकी पूरी टेबल है, आप कैसे और किसका यूज करोगे रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए। टाइम तो देखो दे ही रखा है, मैं 20 मिनट को भी लेके चलूं, एट 20 लिख दूं, एट 20 सेकेंड लिख दूं, तो क्या रेट कांस्टेंट इतना मुश्किल है कि मैं यहाँ पर फंस के खड़ा हो जाऊं। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी। मैंने फार्मूला क्यों लगाया, इसलिए लगाया, राइट। लॉग इनिशियल जीरो वाला होता है 0.400, और फाइनल ये वाला हो जाएगा 0.289। तो जो ये आएगा आपका के, आपका रेट कांस्टेंट आ गया। बताइए ऐसा यूनिट क्या होगी, चैट सेक्शन बताइए ऐसा यूनिट क्या होगी। रिया गलत है, खुशी ठीक है, जतिन ठीक है, विपिन ठीक है, तब्बू भी गलत है। तो भाई ऐसा यूनिट होगी, मिनट को भी तो देख लो भाई, आंसर है पर मिनट, पर सेकंड नहीं, पर मिनट। मैंने 20 सेकंड मैंने भी गलत लिख दिया क्या, ठीक है भाई, पर मिनट। तो के आपका आ चुका है। चलो, और कहाँ दिक्कत हो सकती है, 100 मिनट पे बताइए कंसंट्रेशन इसकी N2O5 की क्या होगी। चलो, तो के तो आ ही गया है, के तो आ ही गया है, राइट। टाइम, टाइम तो 100 बोल दिया उन्होंने, 100 पे ये वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो लॉग इनिशियल तो पता ही है 0.400, और ये जो आर है यू हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि ये पता है, ये पता है, ये फाइंड आउट करना है। तो 100 पे वैल्यू पता लग जाएगी, तो आसान था। अगला देखो, इनिशियल रेट, नेटवर्क इश्यू है तो ओके। इनिशियल रेट का मतलब होता है आप किसी से भी रेट निकाल सकते हो। रेट इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, के और N2O5 की पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो इनिशियल रेट क्या आ जाएगा, के तो आपको पता ही है ऊपर से, और N2O5 की कंसंट्रेशन आपकी जो है वो 0.40 की जो कंसंट्रेशन है, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे 0.40 की, और ये आपका इनिशियल रेट आ जाएगा आपके सामने। तो ये था आपका क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट थे, 2011 में पूछा गया था, और उम्मीद है अब की बार अगर एग्जाम में आया ये टेबल वाला क्वेश्चन तो आप इसको गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो इनिशियल रेट जो था बिल्कुल टाइम 0 पे दिया। इसको इनिशियली क्यों बोला है, टाइम 0 वाले को क्या बोलते हैं, इनिशियल, ठीक है। इनिशियल रेट में हम इसका यूज करेंगे 0.400 का। आगे देखते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम है हमारे सामने। ये क्वेश्चन भी बहुत खास है, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन रह गए, टारगेट भी पूरा हो गया, बहुत सिंपल क्लास लगी होगी। देखते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर एन आर, 1 घंटे के बाद फॉर द रिएक्शन अकर्ड। एक रिएक्टेंट हैज हाफ लाइफ 10 मिनट, चलो 10 मिनट हाफ लाइफ है रिएक्टेंट, और इन्होंने कहीं भी हाफ लाइफ 10 मिनट दे दी है। रेट कांस्टेंट बताइए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, चलो फर्स्ट ऑर्डर दे दिया
हमारा काम आसान हो गया। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, यानी यहां से आपका क्या निकल गया, 693 बाई टी हाफ दे रखा है 10 मिनट, 0.0693 पर मिनट। ये तो आपका के फाइंड आउट हो गया, पहला पार्ट फाइंड आउट हो गया, आसान था। लेकिन दूसरा पार्ट थोड़ा चैलेंजिंग है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर एन आर, बताइए क्या फाइंड आउट करते आप होते तो। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद कितना फ्रैक्शन जो है वो बचा हुआ है, तो आप क्या फाइंड आउट करते। आर फाइनल तो फ्रैक्शन होता ही नहीं ना जतिन, आर फाइनल का तो मतलब ही नहीं है। बहुत बढ़िया रिया, रिया का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से विपिन का आंसर भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने विपिन थोड़ी गलती कर दी, परफेक्ट आंसर रिया का है। देखो उसने कहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट, जो लेफ्ट वाला होता है वो तो फाइनल कंसंट्रेशन होती है ना, इतना बच गया, लेकिन किसके मुकाबले कितना बच गया, आर नॉट के मुकाबले। इसे बोलते हैं फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन विल बी लेफ्ट आफ्टर एन आवर, ठीक है था। इसका उल्टा बिल्कुल, तो बिल्कुल आपको उल्टा लग रहा होगा ये, और है भी उल्टा, डिवाइड बाई के लॉग आर नॉट अपॉन आर। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 64, तो आपका उल्टा क्या हो जाएगा 1/64, गेम ओवर, खत्म। तो आपको कुल मिला के इसकी वैल्यू निकालनी है, और जो भी आंसर आए उसका अपोजिट कर दो, गेम ओवर। यहाँ भी लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, ठीक है। सिक्सटी थ्री आज का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारा टारगेट यहाँ हो जाएगा खत्म। तो देखते हैं क्या है। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट जो है उसका वगैरह 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 सब दे रखा है, देखते हैं क्या पूछ रहा है वो। शो करके दिखाओ कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। तो हमें ये शो करके दिखाना है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ आप 2 बार के निकाल लो, एक यहाँ पर इस पे के और इस पे के, दोनों के की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो आप बोल सकते हो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो दोनों के निकालना है, दोनों के की वैल्यू बिल्कुल ठीक आएगी, ठीक है, इक्वली आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं एट द के एज द के इज कांस्टेंट एट द डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल, सो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर एस्टर, एंड व्हेन H2 इज कांस्टेंट इट इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना। और वाटर कांस्टेंट है तो इसको हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे। लेकिन अब क्या आप इसका दूसरे का आंसर निकाल पाओगे। कैलकुलेट एवरेज रेट बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60, एवरेज रेट निकाल के दिखाना है। एवरेज रेट, तो एवरेज रेट कैसे निकालोगे 30 से इसके बीच में, तो ये हो जाएगा आपका आर एवरेज इज इक्वल टू कैसे 30 to 60 है ना। अब इनिशियल आपका क्या माना जाएगा 30, तो ये आपका टाइम है T1 और ये T2 है। इसी तरीके से ये है R1 और ये R2 है। तो हाँ, ये इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। आर इनिशियल तो हम बोल ही नहीं सकते ना, तो एवरेज रेट यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, माइनस का R2 है 0.15 माइनस का 0.30 डिवाइडेड बाई टाइम कैसे होगा 60 माइनस में 30। तो ऊपर की वैल्यू साफ साफ देखने से पता लग रही है 0.15 आएगी, वो भी प्लस की, और नीचे आपका 30 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे और आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। नीचे 100 है, 0.5 इंटू 10 की पावर -2 या फिर 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगर किसी के पास कोई भी डाउट है मेरे पास सेंड कर देना, हम उसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। हाँ पुनीत गुप्ता, ये 62 की जगह 32 आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई। पुनीत का कहना है कि यहाँ पर 64 की जगह 32 आ रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। 62 का आंसर, 62 का जो आंसर है
चेक कर लेना भाई, ये 64 यही आ रहा है। एक बार मैं भी इसको चेक कर लूंगा। वैसे ये यही दिखा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। कल की क्लास में नीट के क्वेश्चन हम टारगेट पे रखेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू सो मच, टेक केयर।